नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में समाज का बोध नामक पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 भारतीय समाजशास्त्री पढ़ेंगे। हमने कल के वीडियो में पाश्चात्य समाजशास्त्री पढ़े थे। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारतीय समाजशास्त्री पर है। जैसा कि आपने प्रथम भाग की पाठ्य पुस्तक समाजशास्त्र के परिचय के पहले अध्याय में देखा, समाजशास्त्र का परिचय, यह हमारी पहली किताब का नाम है, पहली पुस्तक का नाम है। इसमें देखा कि यूरोपियन संदर्भ में भी ये विषय काफ़ी नया है, एकदम नवीन है, जिसकी स्थापना लगभग 100 वर्षों पहले की गई थी। और इस विषय की जो स्थापना हुई थी वो 100 वर्षों पहले हुई थी। भारत में समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में सोच विचार कर 100 वर्षों से भी पुराना है। अगर हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में सोच विचार करें तो ये जो समाजशास्त्र है ये भारत में क्या है, 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। लेकिन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा सन 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई थी। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अंडरलाइन कर लें कि समाजशास्त्र की सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो समाजशास्त्र की सबसे पहले शुरुआत औपचारिक शिक्षा के रूप में 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई थी और सन 1920 में दो अन्य विश्वविद्यालयों कलकत्ता तथा लखनऊ ने भी समाजशास्त्र तथा मानव विज्ञान में शिक्षण तथा शोध कार्य प्रारंभ किए थे। अब यहाँ पर 1919 में तो इसको सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा और उसके बाद में 1920 में दो दूसरे अन्य विश्वविद्यालयों कलकत्ता विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी समाजशास्त्र तथा मानव विज्ञान में शिक्षण और शोध कार्य शुरू किया। आज प्रत्येक प्रमुख विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग, सामाजिक मानव विज्ञान तथा मानव विज्ञान विभाग है और ज़्यादातर इसमें से एक से अधिक का प्रतिनिधित्व होता है। अन्य कई संस्थापित विषयों की तरह ही आजकल समाजशास्त्र को भी भारत में स्वीकारा जाने लगा है। जैसे कई संस्थापित विषय, जैसे दूसरे विषय है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, उन विषयों की तरह समाजशास्त्र को भी भारत में स्वीकार किया जाने लगा है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। अपने प्रारंभिक काल में ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि भारतीय समाजशास्त्र का प्रारूप क्या तथा कैसा होगा और क्या वास्तव में भारत को समाजशास्त्र जैसे किसी विषय की आवश्यकता थी भी या नहीं। 20वीं शताब्दी के पहले 25 सालों में जिन लोगों ने इस विषय में रुचि दिखाई, उन्हें यह स्वयं तय करना था कि भारत में उसकी क्या भूमिका थी। अब इसमें बताया गया है कि 20वीं शताब्दी में जो 25 सालों से जिन लोगों ने इस विषय में रुचि दिखाई, 25 सालों में जिन लोगों ने इस विषय को पढ़ने में रुचि दिखाई या इसको पढ़ने में इंटरेस्ट लिया, उन्हें स्वयं ये तय करना था कि भारत में उसकी क्या भूमिका होगी। इस अध्याय में आपका परिचय भारत के कुछ प्रारंभिक संस्थापक समाजशास्त्रियों से करवाया जाएगा और ये जो पाठ है, इस पाठ में हम भारत के जो समाजशास्त्री हैं उनके बारे में विषय पढ़ेंगे, उनका परिचय करेंगे। इन विद्वानों ने इस विषय को आकार देने और इसको ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय संदर्भ की विशिष्टता ने कई प्रश्न खड़े किए हैं। अब इसमें कहा गया कि जो भारतीय संदर्भ की विशिष्टता है, इसने कई सारे सवाल हमारे सामने उत्पन्न कर दिए, खड़े कर दिए। सर्वप्रथम ये कि पाश्चात्य समाजशास्त्र का उद्भव आधुनिकता को समझने के प्रयास के रूप में हुआ है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो भारतीय संदर्भ में इसकी विशेषता ने कई प्रश्न खड़े किए। उसमें सबसे पहली बात ये बताई गई है कि पाश्चात्य समाजशास्त्र का उद्भव जो है क्यों हुआ, वो आधुनिकता को समझने के प्रयास के रूप में हुआ कि आधुनिकता क्या है, इसको समझने के लिए पाश्चात्य का प्रारंभ हुआ। तो भारत जैसे देश ने इसकी क्या भूमिका होगी, भारत की आधुनिकता द्वारा लाए गए परिवर्तनों को महसूस कर रहा था, परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर था। वह था एक उपनिवेश के रूप में भारत
भारत में आधुनिकता का पहला अनुभव औपनिवेशिक पराधीनता का अनुभव दोनों में घुले मिले थे। दूसरा, यदि मानव विज्ञान का उद्भव यूरोपियन समाज की आदिम संस्कृतियों को जानने की उत्सुकता के संदर्भ में हुआ, तो भारत में उसकी क्या भूमिका हो। भारत स्वयं एक प्राचीन एवं विकसित सभ्यता के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसमें आदिम या आदिवासी समाज भी पाए जाते थे। अंत में भारत जैसे संपन्न, स्वतंत्र नवराष्ट्र जो नियोजित विकास तथा प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहा है, वह समाजशास्त्र की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो। भारतीय समाजशास्त्र के अग्रणी लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं ढूंढने थे बल्कि उन्हें अपने लिए नए प्रश्नों को भी तलाशना था। कि जो भारतीय समाजशास्त्र के अग्रणी लोग थे, उनके लिए सिर्फ इन प्रश्नों को उत्तरों को ढूंढना ही नहीं था, बल्कि इसके लिए उन्हें नए प्रश्नों को भी तलाशना था कि भारतीय संदर्भ में ये सिर्फ करने के अनुभव से ही संभव था, जिससे समाजशास्त्रीय प्रश्नों को एक आकार मिला। ये पूर्व निर्मित रूप में उपलब्ध नहीं थे, जैसा कि देखा जा सकता है। भारतीय समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी अधिकतर अचानक ही बन गए। अब इसमें बताया गया कि जो भारतीय समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी अधिकतर अचानक से ही बन गए। उदाहरण के तौर पर भारत के बेहतरीन तथा सर्वप्रथम सामाजिक मानव विज्ञानियों में श्री L.K. अंतःकृष्ण अय्यर, जिनका समय काल था 1861 से 1937, ने अपने व्यवसाय की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की थी। ये एक समाजशास्त्रीय मानव विज्ञानी है, श्री L.K. अंतःकृष्णन अय्यर, जो इन्होंने अपने जो व्यवसाय है, अपने जो काम की शुरुआत की थी, वो एक क्लर्क के रूप में की। फिर स्कूली शिक्षक और उसके बाद कोचीन रजवाड़े के महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे, जो आज केरल राज्य का एक भाग है। कोचीन रजवाड़े ये एक कोचीन रजवाड़े जो है वो केरल राज्य का एक भाग है। सन 1902 में कोचीन के दीवान द्वारा इन्हें राज्य के नृजातीय सर्वेक्षण में मदद के लिए कहा गया। ब्रिटिश सरकार इसी प्रकार का सर्वेक्षण सभी रजवाड़ों तथा इलाकों में करवाना चाहती थी, जो प्रत्येक रूप से उसके नियंत्रण में आते थे। अब यहाँ पर बताया गया कि सन 1902 में वो कोचीन के दीवान के द्वारा इन्हें राज्य के नृजातीय सर्वेक्षण का काम सौंपा गया और ब्रिटिश सरकार इसी प्रकार का सर्वेक्षण सभी रजवाड़ों और इलाकों में करवाना चाहती थी, जो प्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में आते थे। अंततः अनंत कृष्ण अय्यर ने इस कार्य को पूर्ण रूप से एक स्वयंसेवी के रूप में किया। महाविद्यालय के शिक्षक के रूप में एर्नाकुलम स्थित महाराजा कॉलेज में पढ़ाते हुए इसके लिए इन्होंने सप्ताहांतों में नृजातीय विभाग में अवैतनिक सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्य को किया। उनके काम की अपने समय के ब्रिटिश मानव विज्ञानी तथा प्रशासकों ने काफ़ी प्रशंसा की तथा बाद में उन्हें इसी प्रकार के सर्वेक्षण में सहायता करने के लिए मैसूर रजवाड़े में आमंत्रित किया गया। फिर अनंत कृष्ण अय्यर संभवतः पहले शिक्षित मानव विज्ञानी थे जिन्हें एक विद्वान तथा शिक्षाविद के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति मिली। अब का जो अनंत कृष्ण अय्यर थे वो संभवतः सबसे पहले इस शिक्षित और मानव विज्ञानी थे जिन्होंने एक विद्वान और शिक्षाविद के रूप में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति मिली, उन्हें प्रसिद्धि मिली। इन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया है, यानी स्पीच देने के लिए इन्हें बुलाया गया और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में रीडर के रूप में भी इनकी नियुक्ति की गई, जहां उन्होंने भारत के सर्वप्रथम स्नातकोत्तर मानव विज्ञान विभाग की स्थापना करने में मदद की। सन 1917-1932 तक वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही रहे। हालांकि मानव विज्ञान में उनके पास कोई औपचारिक उपाधि नहीं थी, परंतु उन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस के
नृजातीय विभाग का अध्यक्ष चुना गया। अब कहा जा रहा है इनके पास में कोई औपचारिक उपाधि नहीं थी, परंतु उन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस के नृजातीय विभाग का अध्यक्ष भी चुना गया और यूरोपियन विश्वविद्यालयों में अपने भाषणों तथा भ्रमण के दौरान जर्मनी विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानक उपाधि भी दी गई थी। अब इन्हें कहाँ पर, इन्हें अपने भाषण तथा भ्रमण के दौरान, जब ये भाषण दे रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, उस समय जर्मनी के विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई और कोचीन रजवाड़े की तरफ से उन्हें राय बहादुर तथा दीवान बहादुर की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अंडरलाइन कर ले कि उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि कब दी गई थी और उन्हें किस विद्यालय ने इनको संबोधित किया था। तो जर्मनी विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी और कोचीन रजवाड़े की तरफ से उन्हें राय बहादुर तथा दीवान बहादुर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लें। फिर एक कानून विद शरद चंद्र रॉय, इनका समय था 1831 से 1942। रॉय एक अन्य मानव विज्ञानी है जो भारत में इस वर्ग के अग्रणी थे। अब ये दूसरे मानव विज्ञानी हैं जो इस वर्ग में अग्रणी थे, सबसे आगे थे। अकस्मात अचानक मानव विज्ञानी बने। कलकत्ता के रिपन कॉलेज से कानून की डिग्री लेने से पूर्व राय ने अंग्रेजी विषय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की थी। अब कह रहे हैं जब ये वहाँ के कानून की डिग्री ली और रॉय ने अंग्रेजी विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की थी। कुछ दिनों कानून की प्रैक्टिस करने के बाद सन 1898 में रांची जाकर ईसाई मिशनरी विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय ने उनके भावी जीवन को बदल दिया। आने वाले जीवन की जो दशा थी उसको परिवर्तित कर दिया, क्योंकि अगले 44 वर्षों तक वे रांची में रहे तथा छोटा नागपुर प्रदेश में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति तथा समाज के विशेषज्ञ बने। रॉय की मानव विज्ञान में रुचि तब बढ़ी जब उन्होंने स्कूल का काम छोड़ दिया तथा रांची की अदालत में कानून की प्रैक्टिस शुरू की थी और आगे चल कर के उन्हें सरकारी दूरभाषीय के रूप में अदालत में नियुक्ति की गई थी या उन्हें नियुक्त किया गया था। रॉय की रुचि जनजाति समाज में बढ़ी जो वास्तव में उनकी नौकरी की आवश्यकताओं का प्रतिफल था। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो रॉय की जो जनजाति समाज में जो रुचि बढ़ी थी, वास्तव में ये रुचि उनकी नौकरी की ज़रूरत, नौकरी की आवश्यकताओं का ही फल था, क्योंकि अदालत में वे जनजातियों की परंपरा तथा कानूनों को दुभाषित करते थे। उन्हें जनजातीय क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया तथा उनके बीच रहकर गहन क्षेत्रीय अध्ययन किया। ये सभी कार्य शौकिया आधार पर किया, परंतु उनकी मेहनत तथा बारीकियों को ध्यानपूर्वक देखने तथा समझने के कौशल ने शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण तथ्य तथा लेखन सामग्री तैयार की और अपने पूरे सेवा काल में रॉय के 100 से अधिक लेख राष्ट्रीय तथा ब्रिटिश शैक्षिक जर्नल में प्रकाशित हुए और इसके साथ ही इनके द्वारा ओराव, मुंडा तथा खरिया जनजातियों पर किया गया सर्वप्रसिद्ध लेखन का कार्य भी प्रकाशित हुआ। शीघ्र ही रॉय भारत तथा ब्रिटेन में जाने माने वैज्ञानिक के रूप में विख्यात हुए। अब यहाँ कह रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहले ओराव, मुंडा, खरिया जनजातियों पर एक लेख लिखा जो उनका लेख प्रसिद्ध हो गया था और प्रकाशित हुआ, और इसी के कारण से रॉय भारत के तथा ब्रिटेन में जाने माने विज्ञान के रूप में विख्यात हुए, यानी कि वो प्रसिद्ध हो गए। छोटा नागपुर के विशेषज्ञ के रूप में उनकी पहचान बनी। 1922 में उन्होंने मेन इंडिया नामक जर्नल की स्थापना की, जो कि अपने समय तथा प्रकार का पहला जर्नल था, आज भी जिसका प्रकाशन भारत में होता है। अनंत कृष्ण अय्यर तथा शरद चंद्र राय दोनों सही मायने में इस क्षेत्र में
अग्रणी विद्वान थे। अब इनके बारे में कहा गया है, जो अनंत कृष्ण अय्यर हैं और शरद चंद्र रॉय हैं, दोनों ही सही रूप में इस क्षेत्र के अग्रणी विद्वान थे। 1900 के प्रारंभ में ही उन्होंने एक ऐसे विषय का कार्य करना प्रारंभ किया जो भारत में ना तो अभी तक विद्यमान था और ना ही कोई ऐसी संस्था थी जो इस प्रकार का संरक्षण देती थी। दोनों अय्यर तथा राय का जन्म तथा मृत्यु अंग्रेजों के द्वारा शासित भारत में हुई थी। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो दोनों मानव विज्ञानी थे, ये शरद चंद्र रॉय और अय्यर, ये दोनों, इनका जन्म जो है और मृत्यु अंग्रेजों के द्वारा शासित भारत में हुई थी। इस अध्याय में आपका परिचय 4 भारतीय समाजशास्त्रियों से करवाया जाएगा। अब इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे वो भारतीय समाजशास्त्रियों के विषय में पढ़ेंगे, जिन्होंने अय्यर तथा रॉय के एक पीढ़ी बाद जन्म लिया। यानी एक पीढ़ी में अय्यर और रॉय थे, उनकी एक पीढ़ी के बाद में ये समाजशास्त्री आए। ये सभी औपनिवेशिक भारत में जन्मे, परंतु इनका कार्य स्वतंत्र भारत में चलता रहा तथा इन्होंने पहली औपचारिक संस्थाओं की रूपरेखा बनाई, जिस पर आगे चलकर भारतीय समाजशास्त्र जैसी औपचारिक संस्थाओं की स्थापना की गई। जी.एस. घुरिये तथा डी.पी. मुखर्जी का जन्म 1890 के दशक में हुआ था। ये क्या कह रहे हैं, डी.पी. मुखर्जी का जन्म 1890 के दशक में हुआ, जबकि ए.आर. देसाई तथा एम.एस. श्रीनिवास का जन्म इनसे लगभग 15 वर्ष बाद अर्थात 20वीं सदी के दूसरे दशक में हुआ। हालांकि ये सब बहुत गहराई से समाजशास्त्र की पाश्चात्य परंपरा से प्रभावित थे। ये उन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम थे जो कि कुछ अग्रणी विद्वानों के द्वारा पूछे जा सकते थे कि विशिष्ट भारतीय समाजशास्त्र किस प्रकार का आकार लेगा। जी.एस. घुरिये को भारत में समाजशास्त्र को एक संस्थागत के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। बम्बई विश्वविद्यालय में जी.एस. घुरिये ने सर्वप्रथम स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र विभाग में शिक्षण कार्य की अध्यक्षता की तथा 35 वर्ष तक इस विभाग में कार्य किया। उनके निर्देशन में बड़ी संख्या में काम करने वाले शोध विद्यार्थी आज भी इस विषय में महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्यरत हैं। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की तथा सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक जर्नल भी निकाला। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और तथा उसके बाद में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक जर्नल भी निकाला था। उनके शैक्षणिक लेख न केवल बहुसर्जक होते थे, बल्कि ही जिन विषयों पर उन्होंने लेखन किया वे काफ़ी विस्तृत होते थे। ऐसे समय में जबकि विश्वविद्यालय शोध के लिए दी जाने वाली वित्तीय तथा संस्थागत सहायता काफ़ी सीमित थी, घुरिये ने समाजशास्त्र का एक भारतीय विषय के रूप में पोषण किया। घुरिये के द्वारा स्थापित बम्बई विश्वविद्यालय विभाग पहला ऐसा विभाग बना जिसने सर्वप्रथम सफलतापूर्वक 2 मुख्य कार्यक्रमों को लागू किया था, जिन्हें आगे चल कर के उत्साहपूर्वक उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा अपनाया गया। ये थे सक्रिय रूप से शिक्षण तथा शोध कार्य का एक ही संस्था में किया जाना तथा सामाजिक मानव विज्ञानी और समाजशास्त्र को एक वृहद वर्ग के रूप में स्थापित करना। घुरिये की पहचान जाति और प्रजाति पर उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्य से होती है। अगर हम कहें कि जी.एस. घुरिये ने किस क्षेत्र में कार्य किया, तो जी.एस. घुरिये की जो पहचान है वो जाति और प्रजाति पर उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों पर है, बेहतरीन शोध पर है। लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने वृहद विषयों जैसे बड़े बड़े विषय जैसे नातेदारी है, विवाह, परिवार, संस्कृति, सभ्यता, नगरों की ऐतिहासिक भूमि, धर्म तथा संघर्ष और एकीकरण का समाजशास्त्र
समाजशास्त्र, बौद्धिक तथा संदर्भगत सरोकारों जिन्होंने घुरे को प्रभावित किया, उनमें सबसे प्रमुख प्रसारवाद, हिंदू धर्म तथा सिद्धांतों पर प्राच्य छात्रवृत्ति, राष्ट्रवाद तथा हिंदू अभिन्नता के सांस्कृतिक पक्ष थे। एक प्रमुख विषय जिस पर घुरे ने एक कार्य किया वह था जनजाति अथवा आदिवासी संस्कृति। वास्तव में इस विषय पर उनका लेखन और मुख्य रूप से बैरियर एल्विन के साथ हुए वाद विवाद ने इन्हें समाजशास्त्र तथा शिक्षा की दुनिया से बाहर एक पहचान दी। सन 1930 और 40 के दशकों में इस विषय पर काफ़ी वाद विवाद हुआ। भारत में जनजातीय समाज का क्या स्थान हो और राज्य उनसे किस प्रकार का व्यवहार करे। कई ब्रिटिश प्रशासक, मानव विज्ञानी भारतीय जनजातियों में रुचि रखते थे और उनका मानना था कि ये आदिम लोग थे जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी जो हिंदू मुख्य धारा से काफ़ी अलग थी। उनका मानना था कि सीधे साधे जनजातीय लोग हिंदू समाज तथा संस्कृति से न केवल शोषित होंगे बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी उनका पतन होगा। इस कारण को ध्यान में रखते हुए उन्हें लगा कि ये राज्य का कर्तव्य है वे जातियों को संरक्षण दें। अब यहाँ पर बताया गया कि उनका जो है वे ध्यान रखते हुए उन्होंने को लगा कि ये राज्य का कर्तव्य होगा और वे जातियों को संरक्षण दें ताकि वे जीवन पद्धति तथा संस्कृति को बनाए रखें, क्योंकि उन पर लगातार ये दबाव बन रहा था कि वे हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा में अपना समायोजन करें, अपने आप को मुख्य धारा में मिला लें। समायोजन का अर्थ होता है अपने आप को मिला लेना, यानी शामिल कर लेना, मुख्य धारा में मिला लें। हालांकि राष्ट्रवादी भारतीय भी भारत की एकता तथा भारतीय समाज तथा संस्कृति को आधुनिक बनाने की आवश्यकता को लेकर उतने ही उत्तेजित थे। उनका ये मानना था कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के प्रयास दिशाहीन थे और आदिम संस्कृति को बचाने का कार्य वास्तव में गुमराह करने की कोशिश थी। इसके परिणाम स्वरूप जनजातियों के पिछड़ेपन को आदिम संस्कृति के संग्रहालय के रूप में ही बनाए रखा गया। हिंदुत्व की कई विशेषताओं को वे स्वयं पिछड़ा हुआ मानते थे और जिनमें सुधार की आवश्यकता थी। उन्हें लगा कि जनजातियों को भी विकास की आवश्यकता थी। घुरे राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू समूह के रूप में पहचाना जाए, न कि एक भिन्न सांस्कृतिक समूह के रूप में। सांस्कृतिक समूह के रूप में इस कार्य के लिए उन्होंने विस्तार से जनजातीय संस्कृति के कई साक्ष्य प्रस्तुत किए, यानी कई सबूत प्रस्तुत किए और ये प्रमाणित करने के लिए कि वे काफ़ी लंबे समय से हिंदुत्व से आपसी अंतःक्रिया द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी हिंदुओं के द्वारा आपसी अंतःकरण से, आपसी क्रियाओं से जुड़े हुए, आपसी कार्यों से जुड़े हुए हैं। जिस समायोजन प्रक्रिया से सभी भारतीय जातियों को गुजरना पड़ा, उसी प्रक्रिया में जनजातीय वर्ग साधारण अन्य भारतीय समुदाय से पीछे रह गए हैं। एक मुख्य विवाद की भारतीय जनजाति एक ऐसी आदिम जाति थी जो शायद ही कभी अलग थलग रही हो, जिसका वर्णन शास्त्रीय मानव विज्ञान की पुस्तकों में हुआ। विवादास्पद ये नहीं है, यानी विवाद की बात ये नहीं है कि इस तथ्य पर मतभेद था कि मुख्य धारा की संस्कृति का उस पर क्या प्रभाव पड़ा और उसकी जांच की गई। संरक्षणवादियों का ये विश्वास था कि समायोजन का परिणाम जनजातियों के शोषण तथा उनकी संस्कृति की विलुप्तता के रूप में सामने आया। दूसरी तरफ घुरे तथा राष्ट्रवादियों ने ये तर्क दिया, ये दुष्परिणाम मात्र जनजातीय संस्कृति तक ही सीमित न होकर भारतीय ये समाज के सभी पिछड़े तथा दलित वर्गों में समान रूप में देखे जा सकते हैं। विकास के मार्ग में आने वाली ये आवश्यक कठिनाइयाँ जिनसे इनसे बचा नहीं जा सकता, इनसे हम दूर नहीं हो सकते हैं, अर्थात इनको दूर नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।